गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम करेंगे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसको हम कोशिश करेंगे कि 10 या 11 क्वेश्चन के अंदर ख़त्म करने की, और मैक्सिमम 15 से लेके 20 मिनट तक, जिससे कि हम इसको इजीली रिवाइज कर सके, क्योंकि इसकी जो वेटेज है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 नंबर की है। तो मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, पर फास्ट चलने के साथ साथ कोशिश करूंगा कि इसको आपको साथ में ही याद करवाऊं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज अवेयरनेस ऑफ लॉ एसेंशियल टू चार्टर्ड अकाउंटेंट? चार्टर्ड अकाउंटेंट को लॉ की क्यों जरूरत है? तो जब बेटा आप सीए बनोगे, मतलब आपको मेंबरशिप नंबर मिलेगा, तो आप या तो प्रैक्टिस करोगे या जॉब में जाओगे। तो बेशक आप प्रैक्टिस करो या जॉब में जाओ, कोई भी दिक्कत आएगी, सबसे पहला लेवल ऑफ कांटेक्ट लोग आपको ही करेंगे। तो जब फर्स्ट लेवल ऑफ कांटेक्ट आप होगे, तो आपको एक थ्रेशोल्ड लेवल पे कहीं ना कहीं मैटर्स को सॉल्व भी करना पड़ेगा, बेशक वो मैनेजमेंट का लेवल हो या क्लाइंट का हो। जैसे क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपके पास आएगा, आप प्रैक्टिस में हो। और अगर मेंबर्स को, मैनेजमेंट को कोई प्रॉब्लम आएगी तो तब भी वो आपके पास आएगा। तो इस तीन तो पॉइंट यही है, दे नीड दिस नॉलेज एज ए मेंबर बोथ इन प्रैक्टिस एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट। मतलब आप प्रैक्टिस में जाते हो तब भी और एम्प्लॉयमेंट में जाते हो तब भी। दूसरा, ये एसेंशियल क्यों है? बिकॉज यू आर द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड मैनी लीगल मैटर्स। तो लीगल मैटर में जब आप किससे पूछने आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सो दे कैन एडवाइस का मतलब है यू कैन एडवाइस मैनेजमेंट और क्लाइंट्स ऑन लीगल मैटर्स एट थ्रेशोल्ड लेवल। तो तीन चीजें सिंपल सी, आपको प्रैक्टिस में जाओ या आप एम्प्लॉयमेंट में जाओ, आप फर्स्ट लेवल ऑफ कांटेक्ट में होगे, और फर्स्ट लेवल ऑफ कांटेक्ट होगा तो आपको थ्रेशोल्ड लेवल पे प्रॉब्लम को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। फिर आप लेटर स्टेज पे, क्योंकि टैक्सेशन वगैरह के अंदर भी एक्सपर्टाइज कर सकते हो, तो आपको लॉ की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। प्लस जिस कंट्री में आप काम कर रहे हो उसका लीगल फ्रेमवर्क तो आपको पता ही होना चाहिए कि कौन से लॉ होते हैं, सिविल लॉ क्या होता है, क्रिमिनल लॉ क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होता है, जस्ट क्या होता है। तो ये 5 पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए अगर देखा जाए आपको। बेशक आप प्रैक्टिस में हो या एम्प्लॉयमेंट में हो, आप फर्स्ट लेवल ऑफ कांटेक्ट रहोगे। फर्स्ट लेवल ऑफ कांटेक्ट के साथ में आपको एडवाइस देनी पड़ेगी। आगे स्पेशलाइजेशन करने के लिए आपको टैक्सेशन की नॉलेज, जैसे आप स्पेशलाइजेशन कर रहे थे तो टैक्सेशन वगैरह की, तो आपको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। प्लस अगर आप को एक बेसिक फ्रेमवर्क भी पता होना चाहिए अपने कंट्री का। सेकंड बात करूं तो लीगल फ्रेमवर्क का क्या पर्पस है, और अगर देखा जाए इसको इवॉल्व कैसे करा गया। तो लीगल पर्पस जो हम जब बात कर रहे हैं फ्रेमवर्क की, तो ये हमें क्या दे रहा है? इट गिव्स यू यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसके थ्रू पीपल, बिजनेस कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो अगर सिंपल सी बात करा जाए, एक लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत क्यों है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स यू यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन टू इंटरेक्ट विद पीपल, टू इंटरेक्ट फॉर डिफरेंट बिजनेसेस। जैसे हम B2C B2B सारे इंटरेक्शन होती है, तो किसके थ्रू होगी? क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम आई तो कौन सॉल्व करेगा, कैसे होनी चाहिए वो सारे रूल्स कहाँ पर लिखे हुए हैं? हमारे फ्रेमवर्क के अंदर, जो लीगल फ्रेमवर्क है। फिर मैं अगर किसकी हिस्ट्री की बात करूं, विच इज कॉल्ड इवोल्यूशन ऑफ लॉ। तो इवोल्यूशन ऑफ लॉ के अंदर क्या बताया गया कि सबसे पहले हम कौन थे बेटे? हम थे हंटर्स। हंटर के बाद हम कौन हुए? एग्रीकल्चर्स। फिर एग्रीकल्चर्स के बाद हम कौन हो गए? इंडस्ट्रियलिस्ट। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए, हंटर तो सीधा मारा और खाया अगर देखा जाए, फिर एग्रीकल्चर होया, आपने कुछ कुछ किया, उस काम किया, उसके थ्रू आपने उसको बेचा, एक्सपोर्ट करा, ये सारी चीजें हुई। फिर इंडस्ट्रीज आ गई जहां पर हम मैन्युफैक्चरिंग करने लग गए, सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए। जैसे जैसे होता गया फ्रेमवर्क, जो हमारा सोशल नेटवर्क है वो कॉम्प्लेक्स होता गया। तो सोशल नेटवर्क कॉम्प्लेक्स होता गया, तो इंटरेक्ट करने के लिए कोई दिक्कत ना है, वॉयलेशन ना हो, पनिश करे अगर कोई बंदा गलत कर रहा है, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? एक लीगल फ्रेमवर्क है, जिसका हम क्या बोलते हैं? लॉ। सो अगर जैसे ऐसे सिंपल अगर मैं बोलूँ तो आपको ऐसे याद रखना है कि सबसे पहले हम थे हंटर्स, फिर हुए एग्रीकल्चर्स, फिर एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्रियलिस्ट। इसके वजह से कॉम्प्लेक्स हो गया स्ट्रक्चर, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए कोई इश्यूज ना रहे, कोई वायलेशन हो तो कौन क्या पनिशमेंट मिले, उसके लिए हम लेके आए एक लॉ। अब इसकी और हिस्ट्री में जाए, सबसे पहले एक किंग था हम्मुराबी, जिसने राज किया था कहाँ से लेके 1792 से लेके 1758 बीसी तक। जो बीसी, जो आपके पास आपके पास किंग बेबी, इसको रूल जो करता था किंग, कहाँ पर करता था? जो जो जगह थी उसका नाम क्या था? बेबीलोन। तो बेबीलोन के अंदर ये किंग हम्मुराबी था, जिसने क्या करा बेटे? बल्कि स्टोन, जिसको उठाना बहुत मुश्किल होता है, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों से उठवा के कई जगहों पे इस बल्कि स्टोन को रख दिया गया। और वहां पर क्या कर दिया गया? वहां पर इंग्रेव कर दिया, मतलब कार्व कर दिया, अगर देखा जाए तो कार्व कर दिया डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो आपको फॉलो करनी है, कोड्स जिसको हम बोलते थे पहले जमाने में। तो कोड्स ऑफ हम्मुराबी आए, मतलब आपको लॉ को उस पे इंग्रेव कार्व करके लिख दिया गया बल्कि स्टोन्स पे, और उसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डाल दिया गया। और फिर उसके बाद उन्होंने वहां पर लोग छोड़ दिए, मतलब लोग मतलब जजेस छोड़ दिए, जो चेक कर रहे हैं कि ये लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे।
सो इट इज एन ओल्डेस्ट लॉ जो किंग ऑफ हम्मराबी, कैसे याद रखना, ओल्डेस्ट लॉ है, किंग हम्मराबी ने बनाया 1792 से लेकर 1758 तक। उसने क्या करा, बल्कि स्टोन्स पे कार्व करवा दिया, बल्कि स्टोन डिफरेंट प्लेसेस पे रख दिया, और उसके बाद जजेस भेज दिए कि वो चेक करे। फिर एक थोड़ा यूनिफॉर्म, मतलब एक रिफाइंड फॉर्म में एक लॉ आया जो रोम में आया था 450 बीसी, वैसे 449 में आया था, पर आपकी बुक में 450 लिखा हुआ था, 450 देखो। 450 में आया, जहां पर 12 टेबल्स बना दिए गए, और वहां पर रूल्स को वहां पर कास्ट करा दिए गए ब्रॉन्ज के अंदर। तो ब्रॉन्ज टेबलेट से जिसके अंदर आपको डाल दिया गया। इसमें बहुत डिटेल वे में आया था कि पब्लिक की क्या राइट्स है, कब कुछ गलत करोगे तो उसको क्या रेमेडी होगी, क्या पनिशमेंट होगी, सब कुछ इसमें अंदर लिखा हुआ था। और ये माना गया था कि, बोला गया था कि सारे सिटीजन्स को रोम के इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो देखो, फिर से देखते हैं, इसी क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। तो लीगल फ्रेमवर्क का काम कहता है यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन, इसके पीपल इंटरेक्ट कर पाए और बिजनेस इंटरेक्ट कर पाए, अगर देखा जाए पीपल एंड बिजनेस इंटरेक्ट कर जाए। कैसे हुआ, एग्रीकल्चर्स पहले, हंटर्स फिर एग्रीकल्चर्स, फिर एग्रीकल्चर्स के बाद इंडस्ट्री, जिसके वजह से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को दूर करने के लिए क्या लेके आए, रूल्स लेके आए या लॉ लेके आए, अगर देखा जाए तो। सबसे पहले कौन था, किंग हम्मुराबी, जिसने रूल करा बेबीलोन में 1792 से लेके 1758 तक। और एक कोड स्टोन्स पे, बल्कि स्टोन्स पे कार्व करवा दिए गए और डिफरेंट जगह पे डाल दिए गए, और जजेस भेज दिए गए कि चेक करें। फिर थोड़ा रिफाइंड फॉर्म में 450 बीसी के अंदर रोम में आया, जहां पर 12 ब्रॉन्ज टेबलेट्स के अंदर कार्व कर दिए गए सारे राइट्स ऑफ पब्लिक, सारी रेमेडीज वगैरह, सारी पनिशमेंट्स वगैरह। और ये माना गया कि सारे लोगों को आना चाहिए, जिसका मैंने एक आपको स्ट्रक्चर भी दिया जो आपकी बुक में नहीं है। इस तरह से वो टेबल्स को नजर आते थे, जो सिर्फ आपको एक नजर मारनी है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, लॉ होता क्या। तो लॉ का मतलब है, इट इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड ऑब्लिगेशन विच इज, किसने दी है बेटा, गवर्नमेंट ने दी है। किस लिए दी है, टू सिक्योर वेलफेयर एंड जस्टिस, प्रोवाइड करना किसको, सोसाइटी। एक ऑब्लिगेशन एंड रूल्स जो विच इज इम्पोज बाय गवर्नमेंट टू सिक्योर वेलफेयर एंड प्रोवाइड जस्टिस। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज विच इज इम्पोज बाय गवर्नमेंट टू सिक्योर वेलफेयर एंड प्रोवाइड जस्टिस टू द सोसाइटी, अगर देखा जाए तो इसके सोर्स क्या है, देयर आर फोर सोर्सेस। फोर सोर्सेस, फर्स्ट हमारा संविधान, डेट इज कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड अगर मैं बात करूं तो इट इज जो लॉज बने हैं पार्लियामेंट या स्टेट लेवल पे, मतलब सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट जो बोल देते हैं, और उसको स्टेट लेवल पे मतलब स्टेट लेजिस्लेशन में बनाए। और तीसरा, विच केसेस विच इज सॉल्व बाय सुप्रीम कोर्ट, जो अगर चारों लेग पे बराबर होते हैं तो हम उस केसेस को भी लॉ मान लेते हैं। और जो चीज चलती आ रही है, एस्टेब्लिश कस्टम्स एंड यूजेस, इन चारों को हम सोर्स मान लेते हैं। जब हम कोई भी इशू आता है, कोई भी इंटरप्रिटेशन होती है, कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी डिबेट होती है, कोई भी अगर देखिए लड़ाई होती है, तो हम यहाँ से देखते हैं कि क्या चीज होनी चाहिए, डेट इज कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, एक्ट या लॉज विच आर मेड बाय पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट। थर्ड इज जुडिशियल केसेस, एंड थर्ड इज, फोर्थ इज योर कस्टम है यूजेस। तो ये तीसरा क्वेश्चन है। फोर्थ अगर बात करते हैं, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, मतलब एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, अगर 1950 में जो आया हमारे पास, 26 1949 के बाद जब हम आज़ाद हो गए थे, उसके बाद 1950 में जो आया, इट वॉज ए फोरमोस्ट लॉ, मतलब सबसे पहला लॉ था। किस लिए, जिससे कि हमारी इंडिया विच इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री नाउ, विच जो चल पाए। तो इट इज़ ए फॉरमोस्ट लॉ, जिस जिससे क्या पता है, जो डील करे कि एक फ्रेमवर्क दे, जिससे कि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम डेट इज इंडिया अगर देखा जाए वो चले। तो इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन देखोगे तो इट इज ए फॉरमोस्ट लॉ, सबसे पहला लॉ विच डील्स विद द फ्रेमवर्क विद विच आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम वर्क्स, एंड दिस इज मेड बाय पीपल एंड फॉर द पीपल। बनाया गया था, लोगों ने ही बनाया, और बनाया किसके लिए, हमारे लिए बनाया, अगर देखा जाए। सो इसका काम क्या था, इट प्रोवाइड्स यू फंडामेंटल राइट्स, कि आपकी राइट्स क्या है। और अगर मैं गवर्नमेंट की साइड बोलूँ तो वो दोनों चीजें डिफाइन करता था कॉन्स्टिट्यूशन, कि गवर्नमेंट की ड्यूटीज क्या है एज वेल एज पावर्स क्या है। और इंडियन लॉ जो है हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके अंदर हम आपको भी बताया था मैंने, तीन लिस्ट होती है, अगर आपको ध्यान हो तो। सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और जो सेंट्रल लेवल पे बनती है वो सेंट्रल लेवल पे, जो स्टेट लेवल पे बनती है स्टेट लेवल पे, और जॉइंट लेवल पे बनती है, मतलब दोनों इकट्ठे मिलकर बनाते हैं वो जॉइंट लेवल पे। अगला क्वेश्चन हम करेंगे वो इसी के अंदर है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि यूके पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो कहाँ पास कर लिया था, 1935 में पास ही कर लिया था, विच इज ए प्री कर्सर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूके पार्लियामेंट हैड ऑलरेडी पास द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट विच इज ए प्री कर्सर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो 1950 में आया। और हम कहाँ मूव करें, यूनिटी टू फेडरल, मतलब आवर पावर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंट्रल एज वेल एज स्टेट। कुछ पावर सेंटर को दे दी, कुछ पावर स्टेट को दे दी।
और इससे पहले एक हमें और समझना पड़ेगा कि हमारे पास एक कोर्ट था विच वॉज नोन एज फेडरल कोर्ट, जिसको आज हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो 1935 में तो यूके पार्लियामेंट ने क्या कर दिया था, यूके पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास कर दिया, और 1937 में हमारे पास फेडरल कोर्ट था जो अपील भी सुनता था, इसको बोलते थे अपील। अपील भी सुनता था, साथ में एडवाइस भी देता था। मतलब सीधी अपील भी कर सकते थे जो आप सिविल केसेस के और क्रिमिनल केसेस के। और गवर्नर जनरल पहले से, प्रेसिडेंट से पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल होते थे। जो गवर्नर होते थे उस जगह के स्टेट्स वगैरह के जो रूल वगैरह जितने भी आप करते थे, वो जितने भी स्टेट्स को डिवाइड कर रखा था उस जमाने में, जिसको हम, कौन राज करता था वहां पर, गवर्नर। आज की डेट में हम किसके थ्रू चलते हैं, जो भी एजेंट आती है प्रेसिडेंट के थ्रू। तो एडवाइजरी देता था वो गवर्नर जनरल को, और इनके पास एक एप्लीटेड जुरिसडिक्शन था, मतलब जहां पर अपील आ सकती थी। अपील सिविल केसेस के एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। तो इसने टोटल जो केसेस थे वो 151 केसेस लड़े थे, जब तक इसने जब तक ये इसने सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर नहीं हो गया ये। तो सुप्रीम कोर्ट आ गया था 1950 के अंदर, तो 12 साल, 1937 से लेकर 12 साल, 1949 तक कौन रहा हमारा, ये फेडरल कोर्ट। तो ये हमारी हिस्ट्री है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इसको दोबारा एक बार देखते हैं, थोड़ा बड़ा है पर 1 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला लॉ किसने बनाया, लोगों ने बनाया। किसके लिए बनाया, लोगों के लिए बनाया। किस लिए बनाया, जैसे कि हमारा इंडिया डेट इज डेमोक्रेटिक सिस्टम काम कर सके। इट प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स सिटीजन जो हम हैं, और इट गिव्स ड्यूटीज एज वेल एज पावर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज ए हाइब्रिड लीगल सिस्टम, जॉइंट है अगर देखा जाए। और 3 तरह की लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और जॉइंट लिस्ट, जो अगला क्वेश्चन है। इससे पहले यूके पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास कर दिया था, विच इज द प्रीकर्सर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो भी करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करता है फ्रॉम यूनिटी टू टू अगर देखा जाए फेडरल। और अगर देखा जाए तो डिस्प्यूट ना हो तो पावर्स कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बिटवीन सेंटर और स्टेट। अब मैं बात करूं तो इससे पहले एक हमारा कोर्ट था जो सुप्रीम कोर्ट से पहले, जिसको हम बोलते थे फेडरल कोर्ट। इसके बाद दोनों पावर थी, एपलेटिव जुरिसडिक्शन, मतलब जो केसेस सिविल और क्रिमिनल केसेस थे दोनों ही सॉल्व करने थे। और अगर मैं बोलूँ तो एडवाइजरी भी जाती थी, किसको, गवर्नर जनरल को, जो प्रेसिडेंट से पहले होता था। इन्होंने 12 साल तक 151 केसेस लड़े, और उसके बाद इस फेडरल कोर्ट का नाम क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट। अब आ जाओ 3 तरह की लिस्ट कौन सी है। 3 तरह की लिस्ट बेटा, सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और जॉइंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट मतलब जो यूनियन लेवल पे बनती है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी। स्टेट लिस्ट क्या हो गया, जो स्टेट लेवल पे बनता है, जैसे आपके पास अल्कोहल, लिकर्स, टोल्स वगैरह सारे। जॉइंट लिस्ट का मतलब क्या हुआ, जो इकट्ठे मिला के करते हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी। तो तीनों के एग्जांपल याद रख लो, इनकम टैक्स, जीएसटी। उसके बाद आपके पास दो याद रख लो, अल्कोहल और टोल्स। और यहाँ याद रख लो आप, जॉइंट लिस्ट के अंदर स्टैम्प ड्यूटी। खत्म हो गया 3 तरह की लिस्ट। फिर आ जाओ डिटेल प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। मेरे साथ याद रखो, कुछ नहीं करा, ड्राफ्ट बिल, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। फिर बोल रहा हूँ, बिल, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद न्यूज़पेपर में छाप दो। गवर्नमेंट के न्यूज़पेपर को क्या बोलते हैं बेटा, ऑफिशियल गैजेट। क्या बोलते हैं बेटा, ऑफिशियल गैजेट। जैसे ही ऑफिशियल गैजेट में छपा, जिस दिन नोटिफाई हुआ, उसी को माला अगर कुछ और डेट में दी हुई तो उसी को बोलते हैं इफेक्टिव डेट, और उसी दिन से उसको क्या बोलते हैं, एक्ट। तो सिंपल सा याद करो, ये पेपर में आने का क्वेश्चन चांस भी है। बिल, बिल जाएगा, लोकसभा में पास होगा, लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास होगा, राज्यसभा के पास में असेंट मिलेगी प्रेसिडेंट की। उसको इसको असेंट मिलने के बाद नोटिफाई करा जाएगा ऑफिशियल गैजेट में। और जिस दिन आपने नोटिफाई करा है या जिस डेट से नोटिफाई करा है, उस डेट से इसको हम क्या बोल देंगे, एक्ट। तो सिंपल सी बात, बिल, लोकसभा, राज्यसभा, ऑफिशियल गैजेट, नोटिफिकेशन एंड एक्ट। खत्म, इसमें तो कुछ है ही नहीं। फिर आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ लॉ। कह रहा है 4 तरह के लॉ है, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्रिमिनल लॉ क्या होता है, कोई भी वॉलेशन ऑफ लॉ विल बी अंडर क्रिमिनल लॉ। कोई भी गलत काम करोगे वो क्रिमिनल लॉ माना जाएगा, जो लॉ के अगेंस्ट करा आपने, मतलब जो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट करा। जैसे ट्रैफिक सिस्टम भी तोड़ते हैं ना, वो भी क्रिमिनल लॉ में आया था। 2 चीज आपको ना याद करने, इंडियन पेनल कोड 1860 और एक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब 1860 को ऐसे, मैं अगर ईयर भूल जाता हूँ अगले वाला, तो 1860 में 1 को छोड़ दो, 1 को ऐड कर दो, 8 में 9 हो गया, 6 में भी ऐड कर दो, 7 हो गया, और तीनों 1 को ऐड कर दो, 3 हो गया। तो 1 8 में ऐड करा 9, 1 ऐड करा 6 में 7, और तीनों 1 ऐड कर दिए 3, तो 1973। तो 1860 इंडियन पेनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973।
सारी पनिशमेंट्स क्राइम्स की सारी यहीं पर डिफाइन करी हुई है, और जब पूरा प्रोसीजर की इसको कैसे सजा मिलेगी, कितनी सजा मिलेगी, वो क्रिमिनल लॉ में डिफाइन करा हुआ है। जिस तरह के किस तरह के केसेस आते हैं इसमें, जैसे आपके पास थेफ्ट आ गया, फ्रॉड आ गया, चीटिंग आ गया, मर्डर आ गया, रेप आ गया, सारे केसेस इसमें कवर होते हैं। तो इंडियन पेनल कोड 1860 एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वैसे ये चेंज हो गए हैं, फिर अभी आपके बुक में चेंज नहीं हुए थे, अभी आपको ये याद रखना है, 1973। फिर सिविल लॉ क्या है बेटा? सिविल लॉ का मतलब है, मतलब लोगों के बीच में लड़ाई हो गई किसी, जैसे हम बोलते हैं ना, हमने पढ़े सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा हमने, कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, सुपर ड्यूटी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो भी लड़ाई छोटे मोटे होते हैं, डाइवोर्स का केस हो गया, प्रॉपर्टी का केस हो गया, ये सारे केसेस किस में जाते हैं बेटा? सिविल केसेस में। तो सिविल के केसेस का मतलब है जो डिस्प्यूट हुए बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, इन इसका जो पर्पस है, यहाँ पर सजा देना नहीं होता, यहाँ का पर्पस होता है रिजॉल्व करना। वहां पर था क्योंकि आपने लॉ को तोड़ा था, क्राइम क्रिमिनल लॉ के अंदर, तो आपको पनिशमेंट पे फोकस करा गया था। मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, वो सारे पनिशमेंट लॉ हैं। पर ब्रीच हो गया, कोई माल नहीं दिया, लेट हो गया, उसके लिए जो भी होगा उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करी जाती है। और इसके अंदर आपको एक ईयर याद रखना है कि वहां पर जैसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था, यहाँ पर था कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो 1860, 1860 में 111, 1973, फिर वो हो गया कोड ऑफ आपका क्रिमिनल प्रोसीजर, और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आपको 1908 याद रखना है। तीसरा जो बच्चों को याद नहीं होता, कॉमन लॉ। कॉमन लॉ का मतलब होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, जो उसने केसेस दिए, आर्टिकल 141 कहता है वो सबके ऊपर बाइंडिंग है, अगर अगर चारों लेग बराबर है। चारों लेग बराबर है मतलब, जैसे चारपाई होती है तो चारों लेग आपकी चारपाई बिछ जाती है, ऐसे ही। मतलब कहने का मतलब, नीचे वाले वर्ड आपको याद नहीं रखने हैं, तो मैंने ऐड कर रखे हैं। बस इतना याद रखना है कि अगर सारे लेग्स, मतलब जितने भी जितने भी जितना भी केस के अंदर पॉइंट्स आए हैं, वो सारे अगर आपको लगता है कि पुराने वाले केस से मैच है, तो आप वही वाला जजमेंट दे दो। ठीक है ना? इसका एक लैटिन वर्ड भी है, स्टेयर डिसाइसिस। तो स्टेयर डिसाइसिस का मतलब क्या होता है कि जो चीज आपने पहले कर रखी है उस पर स्टैंड रहो, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले डिसाइड कर रखा है उस पर स्टैंड रहना है। टू स्टैंड बाय व्हाट दैट हैज बीन ऑलरेडी डिसाइडेड। तो ये भी आपको लैटिन वर्ड याद रखना है। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस का मतलब होता है जो डिसीजन, स्टेयर होता है ना, जैसे स्टेयर करते हैं, जो डिसीजन आपने ले रखा है भाई वो रखना है। तो जो डिसीजन आपने ले रखा है वो रखना है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन लॉ, अगर देखा जाए तो। लास्ट में आ गया प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस नाम से समझो, नेचुरल का मतलब है कि भैया सबको, सबकी सुनो, मतलब इसका एक वर्ड है लैटिन वर्ड, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। मतलब क्या है? ऑडी मतलब सुनना, ऑल्ट्रम मतलब सामने वाले को भी पूरा राइट दो कि अपना पार्ट रख सके। तो ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम मतलब कि हियर द अदर पार्टी, वो क्या बोलना चाह रहा है। और एक एक और वर्ड हमें याद रखना है, नेमो जोडक्स इन कॉजा सुआ। मतलब नेमो जोडक्स इन कॉजा सुआ का मतलब होता है कि नो वन शुड बी मेड जज इन हिज ओन कस, दैट इज हार्मफुल। मतलब अगर मैं अपना केस अपने फादर से ही लड़वाऊंगा तो वो मेरे फेवर में काम करेगा, दैट इज रूल अगेंस्ट प्रेजुडिस। सो नेमो जुडक्स इन कॉजा हुआ का मतलब है नो बडी शुड बी मेड जज इन हिज ओन सेंस। एंड सेकंड का मतलब है, जो ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम का मतलब है कि आप हियर द अदर पार्टी, सामने वाले को भी सुनो। और एक चीज याद रखना, नेचुरल जस्टिस में कहता है वैसे तो आपको बियॉन्ड रिटर्न लॉ, मतलब जो लिखा हुआ है उससे, मतलब आपको कई बार नेचुरली देखना पड़ता है कि कौन गलत है कौन ठीक है। रिटर्न लॉ से ऊपर भी जाना पड़ता है, पर रिटर्न लॉ से ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है कि आप, रिटर्न लॉ का मतलब है जो कॉमन लॉ, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने केसेस डिसाइड कर रखे थे। कई बार क्या होता है, एक्ट में चेंज आ जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी आपको दोबारा से देखने पड़ते हैं। मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली बोलो तो चारों लेग बराबर नहीं रहेगी, तो नेचुरल जस्टिस देखते हुए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो यू कैन ओवरराइड ए कॉमन लॉ विच इज, मतलब सुप्रीम कोर्ट या जो भी केस डिसाइड है, बट यू कैन नॉट ओवरराइड द चेंज द स्टैचू। जो जो एक्ट है उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो अब ये बच्चों को दिक्कत आती है, दोबारा सुनो। कॉमन लॉ का मतलब है स्टेयर डिसाइसिस, मतलब टू स्टैंड व्हाट हैज बीन ऑलरेडी डिसाइडेड। मतलब जो चीज कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर रखी है, चारों लेग्स में बराबर है, उसको वही सॉल्व कर दो। और अगला पॉइंट क्या कहता है, नेचुरल जस्टिस कहता है कॉमन लॉ मतलब जो रिटर्न लॉ है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे रखे है उससे भी ऊपर उठो एक बारी, पर आप एक्ट से ऊपर नहीं जा सकते हो। आपको दूसरे को भी सुनना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। बेशक ऑलरेडी केस डिसाइडेड हो चुके हैं, मतलब ऑडी ऑल्ट्रम
अगर पार्टम मतलब, और साथ में नो बडी शुड बी मेड जज इन हिज ओन केस, मतलब नेमो जुडस इन कॉस सुआ, दैट इज ए रूल्स अगेंस्ट प्रीजुडाइस। ये जो चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर आ जाओ, लॉ को इन्फोर्स किया जाता है। एक बार लॉ बन गया, अब लॉ देखना पड़ेगा कि सेंट्रल में है या स्टेट लेवल पे। तो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह जो आगे हम पढ़ेंगे। और इसके अंदर जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, जो सिविल सर्विस यूपीएससी वगैरह जो आप सुनते होगे, उसके थ्रू यहाँ पर काम होता है। सिंपल सा अगर देखा जाए तो। फिर सबसे पहले जो हमारी मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहता है। ये ऊपर सिर्फ एक सिंपल जगह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, डील्स विद टैक्सेशन, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, इंस्टीट्यूशन, कैपिटल मार्केट, सारी चीजें। और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी सबसे ज़्यादा डे टू डे वर्क पे इसी से काम पड़ता है, और इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो जो सब मांगते हैं अगर देखा जाए तो। ये तो एक जनरल चीज़ लिखी हुई है, अगर देखा जाए हमें पता नहीं चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को वित्त मंत्रालय भी बोला जाता है। फिर बताया हुआ है कौन कौन से लोगों ने कितने कितने बजट दिए। तो श्री जो मोरारजी देसाई थे, इन्होंने हमारे 10 यूनियन बजट दिए हैं। उसके बाद चंद्रमन जी जो इससे पहले थे हमारे जो कांग्रेस वाले, उन्होंने 9 दिए। फिर प्रणब मुखर्जी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो उन्होंने भी 8 दिए। और जसवंत सिन्हा और डॉक्टर मनसूर ने 8 और 6 दिए। तो जसवंत सिन्हा जी ने भी 8 दिए थे और मनमोहन सिंह जी ने 6 दिए। तो ये सारे अगर देखा जाए, इन्होंने जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जितने बार जिन्होंने बजट प्रेजेंट करे, जो आपके 1 फरवरी को जो ऐसे अभी आने वाला है, तब कितने बजट दिए वो बता रखा है। अब है जो आगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का को आपको याद रखना है 5 सर्विस। इंडियन रेवेन्यू सर्विस, रेवेन्यू के साथ इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, फिर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, और अकाउंट के साथ ही इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। तो मैंने बोला 4 नाम अभी। इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, और इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। और एक और जो जो जैसे आप सीएम में करते हो कुछ लोग, तो इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विस। तो ये एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जो मेनली ये सिविल सर्विस के साथ काम करती है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, एंड इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट सर्विस। अब इसके डिपार्टमेंट भी याद करने पड़ेंगे। अब देखो, वहां पर इकोनॉमिक आया था, तो सबसे पहला डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इकोनॉमिक अफेयर्स वाले क्या करते हैं, पैसा लेते भी है, पैसा जाता भी है। तो डिपार्टमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड डिपार्टमेंट ऑफ रिसिप्ट को डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। इकोनॉमिक्स कहाँ से होगी, जो पैसा आएगा जाएगा। और एक शॉर्टकट याद रखो, PFI, पब्लिक, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, पी से। एफ से डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। एंड थर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंड एसेट मैनेजमेंट। तो फर्स्ट अगर बोलूँ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसके अंदर क्या होगा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और PFI मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, एंड डिपार्टमेंट ऑफ आई से इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। अगर याद ना हो तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट याद रखना। इन्वेस्टमेंट से ही पब्लिक एसेट मैनेजमेंट होता है, जो पैसा आया उसको एसेट को मैनेजमेंट करना। तो देखो, अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में क्या याद रखना है, 5 आपके, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स, अकाउंट के साथ इंडियन सिविल अकाउंट्स, एंड इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट सर्विस। फिर 6 डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मतलब इकोनॉमिक, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, और PFI पब्लिक, फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट। अब आ जाओ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 3 का एडमिन करती है। एक तो कंपनीज एक्ट जो आपने पढ़ा इसमें फाउंडेशन में, LLP एक्ट भी आपने पढ़ा, और एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड और है, जो उसके बारे में एक डिपार्टमेंट आएगा जो नीचे भी आएगा, जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी को हैंडल करते हो। 3 चीजें याद रखनी, कंपनी, LLP और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। कंपनी एक्ट आपको पता है 2013 है, LLP आपको पता है 2008 है, और इसका डबल 2008 का 2016 इंडियन सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है। और इसके अंदर जो काम करते हैं, जैसे वहां पर हमने सर्व कर, वहां पर यहाँ पर जो ग्रेड काम करता है सिविल सर्विस का, वो है ICLS, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। तो इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस के अंदर अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर सारे
यूपीएससी का एग्जाम करके आते हैं। जो हाईएस्ट पोस्ट है इसके अंदर वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जो आपको याद रखना ही पड़ेगा, जिसकी सैलरी इज फिक्स एट एपेक्स स्केल फॉर आईसीएलएस। तो हाईएस्ट जो पोस्ट है वो कौन सी है बेटा? डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स तीन चीजों का एडमिन संभालता है, कंपनी सेक्ट का एलएलपी के अंदर 2008 के अंदर, और इसका डबल 2016 8 का जो इंडियन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है। ठीक है ना? और कौन सिविल सर्वेंट इस पर काम करते हैं यूपीएससी के थ्रू जो आते हैं? आईसीएलएस ग्रेड के, आईसीएलएस ग्रेड के, सिंपल। तीन याद रखने। अब आ गया हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब अमित शाह जी का गृह मंत्रालय। इसके दो काम है बेटा, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी। जो सिक्योरिटी है उसको मैनेज करना, और इंडियन डोमेस्टिक पॉलिसीज के बारे में मैनेज करना। तो देखो, इसके जो डिपार्टमेंट है उसको भी ऐसे डिवाइड कर दो। इंटरनल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कहाँ चाहिए? बॉर्डर पे, तो डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। बॉर्डर के अलावा अंदर भी चाहिए भाई, तो डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। और बॉर्डर में एक खास बॉर्डर है जो कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो सिक्योरिटी कहाँ चाहिए? बॉर्डर में चाहिए। सिक्योरिटी कहाँ चाहिए? इंटरनल चाहिए। सिक्योरिटी कहाँ चाहिए? बॉर्डर में खास जगह पे, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये तो हो गए सिक्योरिटी से। अब आगे डोमेस्टिक पॉलिसी। पॉलिसी कहाँ बनानी है भैया? घर के लिए एक, तो पूरे इंडिया के लिए डिपार्टमेंट ऑफ होम। हर स्टेट के लिए अलग, क्योंकि अलग अलग बनानी पड़ती है, हर जगह के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। और क्योंकि हर जगह के अलग अलग होते हैं, हर जगह की ऑफिशियल लैंग्वेज अलग है, एक डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना रखा है, जिसको तीन में नीचे डिवाइड करा हुआ है। एक छूटा हुआ है नीचे, वो तीन डिपार्टमेंट होते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के। तो पहले तो यही याद करो 6 पॉइंट। तो डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर वाला क्रिटिकल कौन सा है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। बीच में हर जगह कौन सा चाहिए? इंटरनल सिक्योरिटी। पूरे घर के लिए पॉलिसी बनानी है, डोमेस्टिक पॉलिसी, डिपार्टमेंट ऑफ होम। स्टेट्स के लिए बनानी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। और अलग अलग लैंग्वेजेस है तो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज को तीन में डिवाइड करा हुआ है। एक है सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, मतलब जहां पर ट्रांसलेशन होती है। और एक जो सेंसस ऑपरेशंस को मैनेज करता है। एक है ट्रेनिंग हिंदी लैंग्वेज, मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। तीसरा यहाँ छूटा पड़ा है। तो तीन डिपार्टमेंट है, सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, हिंदी लैंग्वेज, और सेंसस ऑपरेशंस, मतलब जो काउंटिंग करता है। तो ये गृह मंत्रालय के काम होता है, ट्रांसलेशन करवाना, हिंदी लैंग्वेज को ऊपर बढ़ाना, और सेंसस को सही तरह से मैनेज करना, मतलब जितने भी काउंटिंग वगैरह सही तरह से मैनेज करना, कि कहाँ पर कितने लोग रहते हैं, क्या रहते हैं। अब आ जाओ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बारी के लिए, पेपर के लिए। तीन डिपार्टमेंट है बेटा, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। मैंने क्या बोला? लीगल अफेयर्स, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। लीगल अफेयर्स क्या है? लीगल अफेयर्स वो है जो, समझने की कोशिश करना तीनों में डिफरेंस। लीगल अफेयर का मतलब होता है जो एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या बोला मैंने? एडवाइजरी देता है, मतलब ये कर लो, ये कर लो। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट होता है जो ड्राफ्ट में हेल्प करता है। किसमें? ड्राफ्टिंग में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? ड्राफ्टिंग में। और जस्टिस है जो हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो अभी नीचे कोर्स में आएगा। तो तीन तरह के डिपार्टमेंट है। वन इज लीगल अफेयर्स विच प्रोवाइड्स एडवाइजरी सर्विस, लेजिस्लेटिव विच हेल्प इन ड्राफ्टिंग। कोई भी बिल ड्राफ्ट करना है, कोई भी चीज ड्राफ्ट करनी है, वो किसके थ्रू होगा? इसके थ्रू होगा। और जस्टिस जो जस्टिस प्रोवाइड करता है, खत्म। यही याद करना है इसमें बस। अब आ जाओ सेबी। सेबी में तो हमारे कोर्स में बहुत कम तरह का। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सिक्योरिटीज और कमोडिटी को मैनेज करती है। 1988 में आया था, और इसको पावर जो गई थी वो 1992 में गई थी। मैंने क्या बोला? एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कमोडिटी और सिक्योरिटीज को मैनेज करता है, मार्केट को, दोनों को। सिक्योरिटी मतलब शेयर, डिवेंचर, सब। कमोडिटी मतलब जो आज के डेट में कमोडिटी मार्केट भी आपको पता ही है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सारी चीजें हो गई। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो 1988 12 अप्रैल में आया था। और उसके बाद 4 साल के बाद इसको काम करने की पावर दे दी गई थी, बना था। आरबीआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आरबीआई समझने की कोशिश करो। आरबीआई का काम क्या है? तीन काम है बेटा इसके। एक, पैसा रेगुलेट करना, करेंसी को रेगुलेट करना। दूसरा, पेमेंट को रेगुलराइज करना। और तीसरा, आपके पैसों को सेफ रखना, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। और इन तीनों को मिला के हमारी बुक में जो लैंग्वेज लिखी हुई है कि इट इज ए, आरबीआई इज ए सेंट्रल बैंक विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम।
तो पैसा कैसे मैनेज करता है ये, मतलब रेगुलेशन ऑफ मनी कैसे करता है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट, रिजर्व बैंक नोट से याद रखो, भारतीय का इंडियन बैंक नोट मतलब भारतीय रिजर्व बैंक नोट। मुद्रण, मुद्रण मतलब जो पैसा है दो तरह के, एक तो आपकी नोट छपते हैं इसको बोलते हैं प्रिंटिंग, और जो आपके कॉइन्स होते हैं उसको बोलते हैं मिंटिंग। तो एक भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण डिपार्टमेंट है, जो डिवीजन है आरबीआई का, जो प्रिंटिंग एंड मिंटिंग ऑफ इंडियन करेंसी करता है। और दो जगह इसके अगर देखा जाए हिसाब है, एक है नासिक में जो वेस्टर्न इंडिया में, एक ड्यूज में जो सेंट्रल इंडिया में। दूसरा काम क्या बोला था मैंने, ये पेमेंट को रेगुलाइज करता है, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो सारी पेमेंट को सेटल करता है। और तीसरा, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी, मतलब जितना भी पैसा आपके बैंक में जमा होता है उसकी, उसको सेफ रखता है, उस पर इंश्योरेंस करवा के रखता है। आपको पता होगा अगर आपके बैंक आरबीआई से रेगुलेट है तो 5 लाख रुपए अगर आप डिपॉजिट कराओगे तो कुछ हो भी जाए उस बैंक को तो 5 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। तो तीन काम भैया, नोट छापना, नोट के साथ कॉइन छापना, मतलब राष्ट्र जो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण है, और दूसरा एनपीसीआई जो सिस्टम को रेगुलेट करता है, पेमेंट के सिस्टम को सेटलमेंट करता है। तीसरा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी, मतलब जो भी माल है आपका उसकी इंश्योरेंस और गारंटी देता है। तो ये आरबीआई का काम है। फिर आ गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये क्या है, ये इसमें तीन लोग हैं। एक तो एजेंसीज है, क्या बोला मैंने, इंसॉल्वेंसी प्रोवेंशन एजेंसी, इनके लोग जो अंडर काम कर रहे हैं वो प्रोफेशनल है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। और एक इंफॉर्मेशन होटली, मतलब जो ये जितनी भी एजेंसीज और लोग काम कर रहे हैं इनकी सारी इंफॉर्मेशन, मतलब इनका सारा डाटा जो भी ये कलेक्ट करते हैं वो अलग से एक डिपार्टमेंट बना रखा है। तो प्रोफेशनल एजेंसी, प्रोफेशनल्स और इनका इंफॉर्मेशन। तो ये भी आपको पता ही है, ऊपर हमारे पास आया था ये 2016 वाला। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में पास हुआ था 2016 में। किस लिए काम करता है? इंडिविजुअल्स के लिए, पार्टनरशिप के लिए, कंपनीज के लिए और एलएलपी के लिए। इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप के लिए मेनली काम करता है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के थ्रू, और कंपनी के लिए काम करता है एनसीएलटी के थ्रू। एनसीएलटी कौन है बेटा? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। पर्पस क्यों लाया गया कि इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी को आसान करा जाए, क्योंकि बहुत टाइम लगता था पहले इसको करने के लिए। तो उन्होंने एक्टिव बना दिया, ये तरीका है भाई, अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो रहा है तो ऐसे करना है, कोई कंपनी हो रही है तो ऐसे करना है, एलएलपी करना है तो ऐसे करना है। तो एनसीएलटी और डेप्ट रिकवरमेंट ट्रिब्यूनल बना दिया जो ये काम करते रहेंगे। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन में, सेकंड लास्ट, दो तीन क्वेश्चन मतलब एक ही का है जो कोर्ट के बारे में बताएगा। जुडिशियल सिस्टम के दो तीन क्वेश्चन को हमने उसमें कन्वर्ट कर दिया। फंक्शन क्या है जुडिशियल सिस्टम? जुडिशियल सिस्टम कौन से हमारे तीन है हायरार्की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एक और हाई कोर्ट के साथ है मेट्रोपॉलिटन, वो हम देख लेंगे हल्का सा। इनके तीन फंक्शन है बेटा। रेगुलेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट्स एंड कोड, मतलब जो भी एक्ट बना रहे हो उसको रेगुलेट भी तो करेगा। जो एक्ट बना दिया मैंने कंपनी एक्ट, भैया उसमें कोई दिक्कत आएगी तो, या कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको कौन रेगुलेट करेगा, मतलब उसको इंटरप्रिटेशन कौन करेगा कि सही है कि गलत किसने, तो वो डेट इज डन बाय। फिर कोई डिस्प्यूट हो जाए मतलब वही है उसको रिजोल्व करना, और इसका लोगों को फेयरनेस देना। तो तीन चीजें, रेगुलेशन ऑफ एक्ट्स, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और तीसरा फेयरनेस टू द सिटीजन्स ऑफ पीपल। आपके जो सिटीजन्स है ऑफ द लैंड, जिसको पीपल हम बोलते हैं, अगर देखा जाए हायरार्की हमें पता ही है। और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी केस होते हैं हाई कोर्ट पे बाइंडिंग होती है अंडर 141, ऊपर भी हमने पढ़ा था। अब अगर देखा जाए लास्ट क्वेश्चन, इनको आप डिवाइड कैसे करते हो? तीन कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एक और है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और साथ में एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट सिंपल याद रखना है, 1950 26 जनवरी को आया था, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। जो जो फेडरल कोर्ट था उसका नाम चेंज कर दिया गया था आपका। सबसे ऊपर सबसे बड़ा कोर्ट है, सब पे बाइंडिंग है, सबसे बड़ा बंदा भी इसमें बैठता है, मतलब चीफ जस्टिस जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हाईएस्ट अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही, क्योंकि ये फाइनल वर्ड्स होते हैं अंडर आर्टिकल 126। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 7 बंदे हो सकते हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, पर आज बहुत सारे केसेस चल रहे हैं तो ये 34 आपके पास नंबर ऑफ पर्सन है। और जो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना है तो उसकी रिट पिटीशन सेक्शन कौन से में, आर्टिकल कौन से में, सेक्शन नहीं होगा इसमें, आर्टिकल होगा वो 32 में करा हुआ है। तो 34 32, 34 32, दोबारा बोलता हूँ पेपर के लिए इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट
Formed on 26 January 1950, Chief Justice is the highest authority under Article 126. 7 मेंबर्स होते हैं इसमें, इंक्लूडिंग जो चीफ जस्टिस जो हम ऊपर बात करी, पर आज के डेट में देर आर 34 मेंबर्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ केसेस। और सुप्रीम कोर्ट को सीधा रिट पिटीशन के लिए आर्टिकल 32 में आप जा सकते हो। फिर आ गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में तो सिंपल याद रखना है, आर्टिकल 214 कहता है कि हर जगह हाई कोर्ट चाहिए, बेशक कोई भी यूनियन टेरिटरी और स्टेट हो। बट आज के डेट में कितने हाई कोर्ट है बेटा? 25 हाई कोर्ट है, इंक्लूडिंग सारे स्टेट और यूनियन को मिला के। अगर देखा जाए स्टेट और यूनियन तो ज़्यादा ही है, 28 और 8 है मेरे ख्याल से। तो अगर पर आपके पास हाई कोर्ट कितने हैं? 25। और 6 स्टेट के पास एक ही हाई कोर्ट है। सबसे पहले हाई कोर्ट वैसे कलकत्ता था, ठीक है ना, पर 6 के पास एक ही है। तो कहता है सिंपल याद रखना है, कहता है 214 कहता है कि सबके पास हाई कोर्ट सारे एक स्टेट यूनियन पर होना चाहिए, पर आज की डेट में हमारे पास कितने हैं? 25 है। और एक चीज और याद रखनी है, आर्टिकल 227 कि हाई कोर्ट के पास सुपरवाइजरी पावर है पर लिमिटेड है। मतलब क्या है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर सुपरवाइजरी कर सकता है, बट कई चीजों पे सीधा सुप्रीम कोर्ट को ही हमने सुपरवाइजरी पावर दे रखी है। तो अभी आप देखो हाई कोर्ट है वे सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, अपील करने की ऑरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो है ही, मतलब आप सीधा जा सकते हो, अपील कर सकते हो। पर सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन को क्या कर रखा है? रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। क्या कर रखा है? रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। तो आपको इसके अंदर 2-3 चीजें याद रखनी है। 226 सीधा रेट पिटीशन, 227 रेस्ट्रिक्शन ऑन सुपरवाइजरी, और 214 की हर हाई जगह पे स्टेट पे हाई कोर्ट होना चाहिए। तो 226, 227 और 214, क्या बोला? 226 रेट पिटीशन सीधा कहाँ फाइल कर सकते हो आप? हाई कोर्ट में। 227 क्या कहता है? सुपरवाइजरी पे लिमिटेशन लिमिटेशन है। और 214 क्या कहता है? भैया हर जगह होना चाहिए, पर आज की डेट में कितने हैं? 25। लास्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लास्ट बट ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। कहता है हाई कोर्ट के नीचे कौन है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब है जहाँ सिविल मैटर होते हैं, जहाँ डिस्ट्रिक्ट जज बैठा होता है। और जो सेशन कोर्ट बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट में जो होते हैं, उसको हम क्या करते हैं? क्रिमिनल नेचर के होते हैं अगर देखा जाए तो। 2 करोड़ से ऊपर की वैल्यू नहीं सॉल्व कर सकते सिविल जज अगर देखा जाए तो। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैसे डिसाइड होता है? एरिया के हिसाब से। पर जब केस आ जाता है तो केस कहाँ लड़ा जाता है? कहता है अगर जैसे सपोज लड़ाई हो गई, तो कहता है केसेस आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन द लोकल लिमिट्स विद द पार्टी रिसाइड, या तो जहां पर लोग रह रहे हैं वहां, या अगर कोई प्रॉपर्टी का केस है सपोज जैसे, तो प्रॉपर्टी जहां पर रिसाइड करती है, मतलब प्रॉपर्टी जहां पर होती है, रिसाइड नहीं बोलना चाहिए, प्रॉपर्टी जहां पर डिस्प्यूट होता है वहां पर। तो केसेस जहां पर लोकल लिमिट में लोग रिसाइड करते हैं, पार्टी रिसाइड करते हैं, या प्रॉपर्टी जहां पर डिस्प्यूट पे सिचुएटेड होती है, तो इन केस पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में आपको याद रखना। दोबारा बोलता हूँ, आपको सिविल और साथ में क्रिमिनल, 2 करोड़ की वैल्यू एरिया के वाइज होता है। जब लड़ाई हो जाती है तो कैसे कैसे फिक्स किया जाता है कौन सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसाइड करेगा? या तो जहां पार्टी रहती है, या जहां पार्टी डिस्प्यूट, जहां प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जहां पर होता है, जिस प्रॉपर्टी का, जैसे सपोज प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट गोवा में, आप रहते गुड़गांव में, तो गोवा वाला जुरिस्डिक्शन में भी हो सकता है। मैं रहता दिल्ली में और सामने वाली पार्टी अगर गुड़गांव में रहती है, तो आप लड़े कहाँ पर पार्ट जहां अगर देखा जाए प्रॉपर्टी कहाँ जिस पे झगड़ा चल रहा है, गोवा पे, तो गोवा पे केस चल जाएगा। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, लास्ट कह रहा है ये हाई कोर्ट कहाँ पर? मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट के साथ काम करने के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है, या 10 लाख या 10 लाख से ऊपर है, वहां पर ये कोर्ट बनाए गए हैं एक तरह से हाई कोर्ट को सपोर्ट करने के लिए। 2 चीज याद रखनी है, सबसे ऊपर यहाँ पर होता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट जिसकी पावर किसके बराबर होती है? जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। ये तो सिंपल याद रखना है, चीफ मेट्रोपॉलिटन बराबर टू चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है उसकी मजिस्ट्रेट के बराबर होती है फर्स्ट क्लास की पावर्स, बस खत्म। चीफ मेट्रोपॉलिटन की पावर्स चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर है वो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के बराबर, खत्म। तो ये मोटा मोटा अगर देखा जाए आपका पूरा, अगर देखा जाए फर्स्ट चैप्टर है, जिसको आपको 15-20 मिनट के अंदर रिवाइज